रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वह आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वह छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। जन्म। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और किशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर दूर तक खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सूक्ष्म का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामाघाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पदों पर कार्य किया। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आई और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वह एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपने हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। कृतियाँ। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक
समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना थी। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। वहीं कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिखी गई रचना है। वहीं सामधेनी की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुई। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर जी ने कहा कि संस्कृत भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। काव्य कृतियाँ: बारदोली विजय संदेश 1928, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसमंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप छाँ 1947, सामधेनी 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और छाँव 1951, मिर्च का मजा 1951, रश्मि रथी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1955, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवाल 1956, कविश्री 1957, सीपी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, लोकप्रिय कवि दिनकर 1960, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, कोयला और कवित्व 1964, मृति तिलक 1964, दिनकर की सूक्तियाँ 1964, हारे को हरि नाम 1970, संचिता 1973, दिनकर के गीत 1973, रश्मि लोक 1974, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974, गद्य कृतियाँ: मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृत के 4 अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश विदेश 1957, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1955, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वेणुवन 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1969, वट पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्यमुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी 1968, हे राम 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएं 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973, आधुनिक बोध 1973। सम्मान: दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्राचीरणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृत के 4
अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वह राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जय सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कालीकट विश्वविद्यालय में भी इस अवसर को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विशिष्ट महत्व: दिनकर जी की प्राय 50 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। हिंदी काव्य छायावाद का प्रतिलोम है, यह कहना तो शायद उचित नहीं होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि हिंदी काव्य जगत पर छाए छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी ओजस्विनी कविता के स्थान का विशिष्ट महत्व है। दिनकर छायावादोत्तर काल के कवि हैं, अतः छायावाद की उपलब्धियां उन्हें विरासत में मिली और उनके काव्योत्कर्ष का काल छायावाद की रंग भरी संध्या का समय था। द्विवेदी युगीन स्पष्टता कविता के भाव छायावाद के उत्तर काल के निष्प्रभ शोभादीपों से सजे सजाए कक्ष से उब चुके थे। बाहर की मुक्त वायु और प्राकृतिक प्रकाश और चाहते ताप का संस्पर्श थे। वह छायावाद के कल्पनाजन्य निर्विकार मानव के खोखलेपन से परिचित हो चुके थे। उस पार की दुनिया के अलभय सौंदर्य का यथेष्ट स्वप्न दर्शन कर चुके थे। चमचमाते प्रदेश में संवेदना की मरीचिका के पीछे दौड़ते थक चुके थे। उस लाक्षणिक और अस्वाभाविक भाषा शैली से उनका जी भर चुका था, जो उन्हें बार बार अर्थ की गहराइयों की झलक सी दिखाकर छल चुकी थी। उन्हें अपेक्षा थी भाषा में द्विवेदी युगीन स्पष्टता की, पर उसकी शुष्कता की नहीं, व्यक्ति और परिवेश के वास्तविक संस्पर्श की, सहजता और शक्ति की। बचपन की कविता में उन्हें व्यक्ति का संस्पर्श मिला। दिनकर के काव्य में उन्हें जीवन, समाज और परिचित परिवेश का संस्पर्श मिला। दिनकर का समाज व्यक्तियों का समूह था, केवल एक राजनीतिक तथ्य नहीं था। द्विवेदी युग और छायावाद। आरंभ में दिनकर ने छायावादी रंग में कुछ कविताएं लिखी, पर जैसे जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गए, अपनी काव्यानुभूति पर ही अपनी कविता को आधारित करने का आत्मविश्वास उनमें बढ़ता गया। वैसे उनकी
कविता छायावाद के प्रभाव से मुक्ति पाती गई, पर छायावाद से उन्हें जो कुछ विरासत में मिला था, जिसे वे मनोनुकूल पाकर अपना चुके थे, वह तो उनका हो ही गया। उनकी काव्य धारा जिन दो कुलों के बीच में प्रभावित हुई, उनमें से एक छायावाद था। भूमि का ढलान दूसरे कुल की ओर था, पर धारा को आगे बढ़ने में दोनों का हमारे हाथ दोनों का अस्तित्व उपेक्षित और अनिवार्य था। दिनकर अपने द्विवेदी, युगीन और छायावादी काव्य पद्धतियों का वारिस मानते थे। उन्हीं के शब्दों में पंथ के सपने हमारे हाथ में आकर उतने वायवीय नहीं रहे जितने कि छायावाद काल में थे, किंतु द्विवेदी युगीन अभिव्यक्ति की शुभ्रता हम लोगों के पास आते जाते कुछ रंगीन अवश्य हो गई। अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की नई विरासत हमें आप प्राप्त हो गई। आत्म परीक्षण। दिनकर ने अपने कृतित्व के विषय में एकाधिक स्थानों पर विचार किया है। संभवतः हिंदी का कोई कवि अपने ही कवि कर्म के विषय में दिनकर से अधिक चिंतन व आलोचना न करता होगा। वह दिनकर की आत्मरति का नहीं, अपने कवि क्रम के प्रति उनके दायित्व के बोध का प्रमाण है कि वे समय समय पर इस प्रकार आत्म परीक्षण करते रहे। इसी कारण अधिकतर अपने बारे में जो कहते थे वह सही होता था। उनकी कविता प्राय छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युगीन स्पष्टता, प्रसाद गुण के प्रति आस्था और मोह, अतीत के प्रति आदर प्रदर्शन की प्रवृत्ति, अनेक बिंदुओं पर दिनकर की कविता द्विवेदी युगीन काव्य धारा का आधुनिक ओजस्वी प्रगतिशील संस्करण जान पड़ती है। उनका स्वर भले ही सर्वथा हुंकार ना बन पाता हो, गुंजन तो कभी भी नहीं बनता। सामाजिक चेतना के चारण। हजारी प्रसाद द्विवेदी वह अहिंदी भाषा जनता में भी बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि उनका हिंदी प्रेम दूसरों की अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा और प्रेम का विरोधी नहीं बल्कि प्रेरक था। हरिवंश राय बच्चन। दिनकर जी ने श्रम साध्य जीवन जिया। उनकी साहित्य साधना अपूर्व थी। कुछ समय पहले मुझे एक सज्जन ने कोलकाता से पत्र लिखा कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना कितना उपयुक्त है। मैंने उन्हें उत्तर में लिखा था कि यदि 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिलते तो उनका सम्मान होता, गद्य, पद्य, भाषणों और हिंदी प्रचार के लिए। अज्ञेय। उनकी राष्ट्रीयता, चेतना और व्यापकता, संस्कृति दृष्टि, उनकी वाणी का ओज और काव्य भाषा के तत्वों पर बल, उनका असात्विक मूल्यों का आग्रह उन्हें पारंपरिक रीति से जोड़े रखता है। राम वृक्ष बेनीपुरी। हमारे क्रांति युग का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कविता में इस समय दिनकर कर रहा है। क्रांतिवादी को जिन जिन हृदय मंथनों से गुजरना होता है, दिनकर की कविता उनकी सच्ची तस्वीर कह रखती है। नामवर सिंह। दिनकर जी सचमुच ही अपने समय के सूर्य की तरह तपे। मैंने स्वयं उस सूर्य का मध्याह्न भी देखा है और अस्ताचल भी। वह सौंदर्य के उपासक और प्रेम के पुजारी भी थे। उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय नामक विशाल ग्रंथ लिखा है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी भूमिका लिखकर गौरवान्वित किया था। दिनकर 20वीं शताब्दी के मध्य के एक तेजस्वी विभूति थे।
राजेंद्र यादव। दिनकर जी की रचनाओं ने मुझे बहुत प्रेरित किया। काशीनाथ सिंह। दिनकर जी एक राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विरोधी कवि थे। दिनकर का नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता था, पर अब शायद साम्यवादी विचारक उन्हें उस विशिष्ट पंक्ति में स्थान देने के लिए तैयार न हो, क्योंकि आज का दिनकर अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो के लेखक से बहुत दूर जान पड़ता है। जो भी हो, साम्यवादी विचारक आज के दिनकर को किसी भी पंक्ति में क्यों ना स्थान देना चाहें, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता कि जैसे बच्चन मूलतः एकांत व्यक्तिवादी कवि हैं, वैसे ही दिनकर मूलतः सामाजिक चेतना के चारण हैं। दिनकर की शैली। दिनकर आधुनिक कवियों की प्रथम पंक्ति में बैठने के अधिकारी हैं, इस पर दो राय नहीं हो सकती। उनकी कविता में विचार तत्व की कमी नहीं है, यदि अभाव है तो विचार तत्व के प्राचुर्य के अनुरूप गहराई का। उनके व्यक्तित्व की छाप उनकी प्रत्येक पंक्ति पर है, पर कहीं कहीं भावक को व्यक्तित्व की जगह वक्तृत्व ही मिल पाता है। दिनकर की शैली में प्रसाद गुण यथेष्ट है, प्रवाह है, ओज है, अनुभूति की तीव्रता है, सच्ची संवेदना है। यदि कमी खटकती है तो तरलता की भुलावट की, पर यह कमी कम ही खटकती है, क्योंकि दिनकर ने प्रगीत कम लिखे हैं। इनकी अधिकांश रचनाओं में काव्य की शैली रचना के विषय और मूड के अनुरूप है। उनके चिंतन में विचार विस्तार अधिक और गहराई कम है, पर उनके विचार उनके अपने ही विचार हैं। उनकी काव्य अनुभूति के अविच्छेद्य अंग हैं, यह स्पष्ट है। यह दिनकर की कविता का विशिष्ट गुण है कि जहाँ उसमें अभिव्यक्ति की तीव्रता है, वहीं उसके साथ ही चिंतन मनन की प्रवृत्ति भी स्पष्ट दिखती है। जीवन दर्शन। उनका जीवन दर्शन उनका अपना जीवन दर्शन है। उनकी अपनी अनुभूति से अनुप्राणित, उनके अपने विवेक से अनुमोदित, परिणामतः निरंतर परिवर्तनशील है। दिनकर प्रगतिवादी, जनवादी, मानववादी आदि रहे हैं और आज भी हैं, पर रसवंती की भूमिका में यह कहने में उन्हें संकोच नहीं हुआ कि प्रगति शब्द में जो नया अर्थ ठूसा गया है, उसके फलस्वरूप हल और फावड़े कविता का सर्वोच्च विषय सिद्ध किए जा रहे हैं और वातावरण ऐसा बनता जा रहा है कि जीवन की गहराइयों में उतरने वाले कवि सिर उठाकर नहीं चल सकें। गांधीवादी और अहिंसा के हामी होते हुए भी कुरुक्षेत्र में वह कहते नहीं हिचके कि कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता, देह का संग्राम है। पाशविकता खड़क जो लेती उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। बाल साहित्य। जो कवि सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत है तथा जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, प्रतिबद्ध है, वह बाल साहित्य लिखने के लिए भी अवकाश निकाल लेते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे अतल स्पर्शी रहस्यवादी महाकवि ने कितना बाल साहित्य लिखा है, यह सर्वविदित है। अतः दिनकर जी की लेखनी ने यदि बाल साहित्य लिखा है तो वह उनके महत्व को बढ़ाता ही है। बाल काव्य विषयक उनकी 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई हैं, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। मिर्च का मजा में 7 कविताएं और सूरज का ब्याह में 9 कविताएं संकलित हैं।
मिर्च का मजा में एक मूर्ख काबुली वाले का वर्णन है जो अपने जीवन में पहली बार मिर्च देखता है। मिर्च को वह कोई फल समझ जाता है। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। सूरज के ब्याह में एक वृद्ध मछली का कथन पर्याप्त तर्क संगत है। सामाजिक चेतना। दिनकर की प्रगतिशीलता साम्यवादी लीक पर चलने की प्रक्रिया का साहित्यिक नाम नहीं है, एक ऐसी सामाजिक चेतना का परिणाम है जो मूलतः भारतीय है और राष्ट्रीय भावना से परिचालित है। उन्होंने राजनीतिक मान्यताओं को राजनीतिक मान्यताएं होने के कारण अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, ना कभी राजनीतिक लक्ष्य सिद्धि को काव्य का उद्देश्य माना, पर उन्होंने निसंकोच राजनीतिक विषयों को उठाया है और उनका प्रतिपादन किया है, क्योंकि वह काव्यानुभूति की व्यापकता स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दायित्वों, मान्यताओं और नीतियों का बोध सहज ही उनकी काव्यानुभूति के भीतर समा जाता है। ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तब राणा अजय सिंह अपने भतीजे हमीर और बेटों को लेकर अरावली पहाड़ पर केलवारा के किले में रहने लगे। राजा मुंज ने वहीं उनका अपमान किया था, जिसका बदला हमीर ने चुकाया। उस समय हमीर की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। आगे चलकर हमीर बहुत बड़ा योद्धा निकला और उसके हठ के बारे में यह कहावत चल पड़ी कि पिरिया तेल हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार। इस रचना में दिनकर जी का ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप झलका है, क्योंकि इस कविता की विषय सामग्री उनकी रुचि के अनुरूप थी। बालक हमीर कविता राष्ट्रीय गौरव से परिपूर्ण रचना है। इस कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पाठक के मन में गूंजती रहती हैं। धन है तन का मैल, पसीने का जैसे हो पानी, एक आन को ही जीते हैं इज्जत के अभिमानी। कृतियां दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। निबंध संग्रह मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, संस्कृति ग्रंथ, संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, आलोचना ग्रंथ, रेणुका, हंकार, सामधेनी, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। भाषा शैली। दिनकर जी की भाषा शैली बहुत ही बड़ी ही प्रभावपूर्ण है। सामान्यतः उनकी भाषा शैली में गुण दिखाई देते हैं। भाषा दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृति के 4 अध्याय जैसी गंभीर विवेचनात्मक रचनाओं में दिनकर जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। यह भाषा तद्भव तत्सम देशज शब्दों और मुहावरे एवं लोकोक्तियों के सहज स्वाभाविक प्रयोग के कारण अत्यंत प्रांजल और प्रौढ़ है, किंतु इसमें भी सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इनकी भाषा का दूसरा रूप उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त है। कहीं कहीं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों और उर्दू फारसी की शब्दावली का सम्मिलित प्रयोग बड़ा ही मोहक लगता है। शैली। विवेचनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, भावात्मक शैली, सूक्ति परक शैली। इन शैलियों के अतिरिक्त दिनकर जी की रचनाओं में आत्मकथात्मक शैली, आत्मपरक निबंधों में वार्तालाप शैली, उद्धरण शैली, उद्बोधन शैली आदि शैलियाँ के दर्शन भी यत्र तत्र हो जाते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान दिनकर जी समर्थ कवि ही नहीं, उत्कृष्ट गद्यकार भी थे।
संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज जैसी उच्च कोटि की गद्य कृतियों इन्हें महान चिंतक और मनीषी गद्य लेखक की कोटि में प्रतिष्ठित करती है। सरस्वती के इस अमर साधक ने अपने देश के प्रति असीम राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में होती है।